टास्क भी असाइन किया था। उन्होंने एक टास्क असाइन किया था कि गो थ्रू द कॉन्सेप्ट नोट प्रेजेंटेशन बाय नरेश भैया, एंड उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप सभी कंटेंट राइटर्स को इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो कि हम अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं रिलेटेड टू सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, तो ऐसे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को राइट करना था हमको। एक ये भी टास्क दिया था लास्ट मीटिंग में। तो आई होप कि हम सब में से किसी न किसी ने कोई ये ऑब्जर्व किए होंगे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो आप में से कोई शेयर करना चाहे अपने राइटअप को या वर्बली, तो शेयर करिए। वैसे भी अपनी जनरल परसेप्शन से भी बता सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हम ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी में जो कि सेल्फ और पर्सनैलिटी से संबंधित है। अखिलेश भैया, नरेश भैया, रीना दीदी, शालिनी दीदी, जिगर भैया। हाँ जी दीदी, मैं गो थ्रू नहीं कर पाई थी कंसेप्ट हाँ नोट को, वो करना है मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम रखूंगी। ओके। नमस्ते दीदी। हाँ जी नमस्ते। हाँ दीदी, मैं भी नहीं जुड़ पाई थी कॉन्सेप्ट नोट वाले में। दरअसल उत्सव पारा में कार्यक्रम चल रहा था, तो वो नहीं हो पाया। उसको एक बार मैं सुनूंगी, उसके बाद रख पाऊंगी। ठीक है। हाँ। अखिलेश भैया। सभी को नमस्कार, बाबा जी को नमन। दीदी मैं इस समूह में नहीं हूँ, इलेक्टिव में। आप ऑब्जर्वर हैं? यस। हाँ, मैं ऑब्जर्व करूंगा जी। नमस्कार। हाँ दीदी, मैंने भी दूसरा वाला इलेक्टिव चुना हुआ है। ओके, फिर भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल सही है। तो अखिलेश भैया शेयर कर सकते हैं आप कुछ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स related to self and personality which we observe in our society. जी नमस्कार। पर्सनालिटी को लेकर जो हमारा अब तक का रहा स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, ये शब्द इतना पुराना है और बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। तो इसको सुनकर और इसकी जो इमेज बनी वो बेसिकली अपीयरेंस साइड को ज़्यादा फोकस कर रही है। और पर्सनालिटी में किसी को देख के अब वो क्या पर्सनालिटी है, कितना हैंडसम लग रहा है ना, हाइट वेट और बॉडी बिल्डअप। उसके बाद फिर ड्रेसिंग और ब्रांडेड कपड़े और बाकी, मतलब एक तरह से इस पार्ट को पर्सनालिटी रखा गया। ज़्यादातर परसेप्शन में ऐसा मैंने देखा, जो मैंने फील किया। तो बहुत सारे लोग जब भी पर्सनालिटी की बात करते हैं, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा क्लीन शेव्ड और फ्रेंच कट और उस तरह का कुछ पार्ट आता है। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आप मास को एड्रेस करते हैं, तो भी उसको भी पर्सनालिटी का एक पार्ट के रूप में रखा गया है अभी तक, जो कॉमन परसेप्शन है पर्सनालिटी को देखे। लेकिन जब हमने दर्शन के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया तो ये समझ में आया कि सेल्फ की अगर बात करते हैं तो सेल्फ को समझे बिना जब हम पर्सनालिटी की को समझने की बात करते हैं, तो पर्सन को समझे बिना पर्सनालिटी समझ में नहीं आती। अभी तक हमने पर्सन को नहीं समझा था, मतलब व्यक्ति क्या है, मानव क्या है, इसकी कोई समझ नहीं बनी थी। तो अभी समाज में जो समस्याएं आ रही हैं वो है कि जिसको पर्सनालिटी माना हुआ है उसको बेटर करने में
उसी को फैलाने में पूरी ऊर्जा लगी हुई है। एक बड़ा पार्ट ये दिखता है, ये प्रॉब्लम का पार्ट ये दिखता है कि बड़ी ऊर्जा उसमें लगी हुई है कि मैं कैसा दिखूं। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं कैसा दिखूं वाले पार्ट में, ये एक तरह से छोटे टाउन्स में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के जिम खुल गए हैं हमारे यहाँ आसपास। और ये लोग ड्रेस, मतलब इसकी वजह से इतने सारे कपड़ों के शोरूम और बहुत अजीब अजीब तरीके से मतलब अपने आप को दिखाने का प्रयास। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिखती हैं पर्सनालिटी वाले पार्ट में, जो क्योंकि वो जब किसी शब्द का और या किसी पर्टिकुलर चीज की व्याख्या ही अगर उल्टी हो गई है, दिशा विहीन हो गई है, तो फिर उसका प्रभाव भी उसी दिशा में जाएगा, ऐसा ध्यान जाता है। तो अ, अभी फिलहाल इतना ही ध्यान में रहे। जी जी, भैया, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हमको उसकी परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है या उसका प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर उसकी एब्सेंस में जो हो रहा है वो हम सबको ऑब्जर्वेशन में आता ही है। बिल्कुल। तो अभी हम ब्रॉडर टर्म्स में बात कर रहे हैं सेल्फ एंड पर्सनैलिटी इश्यूज। जी, आप में से जैसे नरेश भैया हैं, वो टेक्निकली बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जैसे इश्यूज और प्रॉब्लम में डिफरेंस। और तो नरेश भैया से हम निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा इस टेक्निकलिटी, इन टर्म्स का जो टेक्निकल मीनिंग थोड़ा सा हमको क्लियर कीजिए, नरेश भैया। दीदी किस चीज का टेक्निकल मीनिंग ढूंढ रहे हैं आप? हाँ जी भैया, ये जो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी है ना, जैसे अभी ओके, अखिलेश अभी हाँ बताया कि जनरल टर्म्स में बताया। ठीक। हाँ जी। ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, समाज में क्या ऑब्जर्व करता है। जैसे समाज में क्या इश्यूज एंड क्या प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू हाँ सेल्फ एंड। ठीक, ठीक है। मैं, हाँ, तो मैं एक दो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं पिछले एक हफ्ते में थोड़ा ध्यान दे के मैंने ऑब्जर्व की कि अपने आसपास हो क्या रहा है। जी तो जैसा कि अखिलेश भैया ने भी बोला कि जो शरीर है और शरीर को चमकाना, शरीर को दिखाना, उस तरह के चीज़ को पर्सनैलिटी से हुआ है। कि आप देखेंगे कि बहुत से जो फिल्म स्टार्स हैं ये, या जो क्रिकेटर्स हैं या फुटबॉल हैं, इनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। हेयर स्टाइल को, उनके खान पान को, है ना, उनके जैसे कपड़े पहनना। तो ये एक बेसिकली चलन बना हुआ है। तो और फिर अपना बिल्टअप, हम्म। या अभी मैं टोटालिटी में मार्केट जाता हूँ तो देखता हूँ कि पिछले कुछ सालों में क्या चीज़ बदली, क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ों को ड्राइव कर रही है। हम्म। जैसे ऑब्जर्वेशन, आगरा शिफ्ट होने के बाद कि मैं अपने घर से निकलता हूँ और लगभग 9-10 किलोमीटर चल के किशन भाई हैं, किशन चतुर्वेदी, उनके घर जा, वहाँ तक में मेरे रास्ते में कम से कम भी 25 से 30 जिम हम्म। और कम से कम 25 से 30 ये जो सैलून्स हैं जिसमें बाल वाल काट। तो जी। हम ये देखते हैं कि हमारे समय पे एक सैलून का ये वो होता था कि पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के भी बाल काटने वाला होता था, बाल काटता था, बस खत्म हो जाता ही बात। अभी यूनिसेक्स सैलून्स बने हुए हैं और बिल्कुल एयर कंडीशनड, और मतलब पूरा उसमें अलग अलग तरीके से क्लिप लगाना और ये करना वो करना और अलग तरीके के बाल काटना, है ना। तो ये मैं देखता हूँ कि जो इसका इम्पैक्ट है कि शरीर हमारा जो है वो कोई पर्सनालिटी वाली चीज़ है, शरीर से कोई पर्सनालिटी बनती है।
ये इसका साफ साफ सीधा प्रभाव दिखता है। ये लोगों को मतलब ये जो नंबर ऑफ जिम एंड हेयर कटिंग सैलून या ब्यूटी सैलून्स, इनके नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सीधा आपको समाज में दिखाई देगा। आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करेंगे, मैंने कीनली इसको देखा कि बहुत ज़्यादा खुल गए, विच मीन्स शरीर को चमकाने, शरीर को दिखाने, बनाए रखने, उसको सजा संवार के रखने, इस तरह का काफ़ी सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये समाज की जो गति है, ये समाज के लोग हैं, इनको देखने से क्लियरली समझ में आता है कि जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या शरीर को बनाए रखने के अर्थ में जितनी जितनी चीज़ें आप फूड में भी देखेंगे, फिर मैंने फूड प्रोसेसिंग का भी देखा। तो अभी लोग बाग जो है ना, ये वे प्रोटीन और ये और वो और बॉडी बिल्डिंग और अब वो ब्लैक वाटर पीना है ना, अब ये पीना है, वो पीना है, तो कुछ अवेयरनेस भी बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम जो कोई सेलिब्रिटीज कर रहे हैं वही लोग जो है जनमानस में पूरा फैला हुआ है। तो अगर आप देखें कि कोई कपड़े बिक रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो नुमाइश के तौर पे जो एडवर्टीजमेंट है उसमें सेलिब्रिटीज हैं। जो कोई गाड़ी बेच रहा है तो वहाँ भी कोई सेलिब्रिटी का चेहरा है। जो कोई दवा बेच रहा है तो वहाँ भी उसका, जो कोई बाइक बेच रहा है तो वो भी, जो अभी कोक और पेप्सी जैसी जो चीजें या स्प्राइट बिक रही है उसमें भी सेलिब्रिटीज जो है ना वो ही दिखाई दे रहे हैं। तो टोटालिटी में जिनको हमने आइडल बना रखा है अपना, है ना, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो फिल्म के नाटक करने वाले, जो अभिनय करने वाले लोग हैं, या और भी कोई हैं जिनको हमने वो मान रखा है, वो लोग अपने सारे पूरी चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं और ये क्लियरली समाज में विजिबल दिखाई देता है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में समाज में जो दो चीज़ें मैंने प्रोमिनेंटली चेक की और मुझे ये समझ में आया कि पिछले 25-30 सालों में जो नंबर ऑफ जिम्नाजियम्स, मतलब जहाँ पे जो जिम होता है, जहाँ बॉडी बिल्डिंग और वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, और दूसरा ये ब्यूटी सैलून्स और जिम्नेजियम्स में भी देखो तो जिम में जो है जो एक तो होता है वेट ट्रेनिंग का, एक दूसरा है कि वो कार्डियो एक्सरसाइजेस का अलग है, एक आप देखो तो डांसिंग का जुम्बा क्लासेस हो रही है ना। ये सब मतलब बहुत प्रचलित हो गया है, तो शरीर बनाने के अर्थ में। तो ये तो पर्सनालिटी वाली एक जो छोटी सी चीज ऑब्जर्वेशन में मेरे आई कि पिछले 20-25 सालों में इनके नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं और हर चीज में शरीर को दिखा के कुछ बेचा जा रहा है। तो दूसरा जो सेल्फ वाली बात करें तो अभी एक हमारे मतलब क्लोज जानकारी में ही फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ की अभी इनफैक्ट हमारे ये शुरू होने से पहले सत्र चल रहा था एक बातचीत के, उनकी एक बिटिया है, अभी हम फेब में काशी गए थे उनकी शादी के लिए और वो मुश्किल से 10 दिन अपने ससुराल रही और वापस आ गई। तो काफी मतलब ट्रॉमेटिक था उनके माँ बाप के लिए भी। तो अभी कल परसों मेरा, जब मैं नोएडा में था सैटरडे संडे, तो बिटिया से मिलना हुआ, तो मैंने पूछा भाई कि क्या हुआ, मतलब ऐसा 10 दिन में तुम लोग अलग हो गए, तुमने क्या ट्राई किया? तो बोला कुछ ट्राई नहीं किया, मैं तो पहले ही अपने माँ बाप को बोल चुकी थी कि शादी तो मेरे लिए रोड ब्लॉक। मतलब वो शादी रोड ब्लॉक है ये बोल चुकी थी कि मेरा करियर मेरे लिए है, मेरे को तो पता नहीं क्या कुछ एचआर में कुछ बनना है, वो मैं बन के रहूंगी। तो मेरा करियर, मेरा जॉब, मेरी लाइफ, अब उस बच्चे का मैं बैकग्राउंड देखूं तो वो एक मतलब बड़े समय घर से अलग रही, है ना, कभी कहीं और जॉब करती रही। तो अब वो जो फैमिली वैल्यूज हैं, फैमिली का कंट्रोल है, उसका नियंत्रण है, उसका फैमिली में कैसे चलते हैं, उसका वही नहीं है उसके अंदर। मैं, वो नोएडा में रहती थी और मैं 1-2 बार उसके फ्लैट पे गया भी था, है ना, वो मुझे मामा बोलती है, तो मैं गया भी था। तो मैं देखता था कि पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, फ्रिज इधर गंदा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब बहुत ही अस्त व्यस्त। तो मैं कभी
सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बच्चे मतलब इस तरह से कभी रहेंगे। तो हम्म, वो इतना सेल्फ सेंट्रिक एक वो हो गया है कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा करियर है और उस करियर के लिए जिसको मैं ऊपर मान रही हूँ उसके लिए मैं मैरिज भी दांव पे मतलब मैरिज इज अ रोड ब्लॉक बिल्कुल। फॉर माय कैरियर। तो ये मेरे मतलब बिल्कुल अभी आधा घंटा पहले ही बातचीत भी हो रही थी। तो मतलब मेरे और अभी संडे को मैं उनसे बात करके आया। उस लड़की ने मेरे को सिंपल ये बोला मेरा करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, शादी मेरे लिए रोड ब्लॉक थी। तो मैंने बोला आपने करी क्यों शादी? बोला मेरे माँ बाप को तो पहले ही बोल दिया था कि शादी मेरे लिए रोड ब्लॉक है, फिर भी इन्होंने बोला तो मैंने कर ली। तो मतलब अपने आप को लेके इतना भ्रम है कि अपने को किसी फैमिली का हिस्सा भी लोग नहीं मान पा रहे। बिल्कुल। मैं हूं तो मैं हूं, बस मैं हूं। हम्म, मैं का मतलब सिर्फ मैं, नो माँ बाप, नो भाई बहन, है ना, नो हस्बैंड इवन। हम्म, तो ये इतना भ्रमात्मक चीज फैल गई है कि मैं, मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरे खर्चे, मेरा घर, मेरा जाना, मेरा आना, मेरी सोच, मेरा विचार, है ना, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी नौकरी, हस्बैंड जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, माँ बाप जो है उनके माँ बापों को दोनों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कमा रही हूँ, मैं नौकर चाकर रख के दे दूंगी, ठीक है मैं देख लूंगी, बट मुझे कोई ना रोके। हम्म, तो ये जो फैमिलीज टूटने से एक इस तरह का भी एक चला गया है, ये भी एक काफी जो है प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। जो ये न्यूक्लियर फैमिलीज वाला भाग है, और अब उस न्यूक्लियर से भी टुकड़े ऐसे हो गए हैं कि बच्चे अलग ही रहना पसंद करते हैं, परिवार में आना पसंद ही नहीं करते। ये एक मेरे को आसपास की ऑब्जर्वेशन में दिखाई दी बात, है ना। तो जस्ट शेयरिंग दिस। अब इससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स तो आप देख ही रहे हैं कि अ, एक तो अ, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई दूसरा भी है, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, है ना। तो एक तो ये सेल्फ के बारे में एक चला गया है काफी स्ट्रांगली, जो कि दिखाई दे रहा है। और इसके रिpercussions जो हैं वो फैमिली वाले भुगतते हैं ऑब्वियसली। अगर हमारे बच्चे कभी ऐसा कुछ करेंगे तो उससे प्रभावित होने वाले लोग और कौन होंगे? वो एक्सटेंडेड फैमिली होती है। हम्म, और आज अभी हमारी ये भी बातचीत चल रही थी कि एज ए माँ बाप, अगर उस बच्ची के जो माँ बाप हैं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको देखा जाए तो उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को प्रमोट किया कि नहीं तेरा करियर है, नहीं तेरा ये है। बड़ी मुश्किल से 34-35 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और 10 दिन में ये हाल हो गया। तो इतना ज्यादा वो किया कि मतलब अब अगर उनको देखा जाए तो एज ए पेरेंट उन्होंने क्या समाज को दिया, एक ऐसा बच्चा जिसके लिए मतलब वो ही है और कोई दूसरा है ही। हम्म, तो ये भी समझ में आता है कि एज अ फैमिली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को जो है ना करना, उनको बड़ा करना, उनको क्या बताना है, क्या सही है क्या नहीं है, कौन सी उनकी सही बात को ओके करना है, कौन सी उनकी गलत बात को वहाँ पे रोकना है। ये बड़ा फाइन बैलेंस है जो कि एक फैमिली में ही ये तो अनकंट्रोलेबल है ना। और अब उससे सिर्फ उसके माँ बाप ही प्रभावित नहीं है, हम्म, अब इसकी अपनी फैमिली प्लस जो इसका हस्बैंड था उसका देखा जाए तो उनका परिवार भी पूरा प्रभावित हो गया। तो टोटालिटी में देखो तो उनके जितने संपर्क के लोग हैं वो भी कुछ बात करते होंगे, इनके वाले भी बात करते होंगे, हम तक भी वो बात पहुंचती है तो हमें दुख होता है। तो एक एक मानसिकता से सेल्फ को लेके जो एक मानसिकता है, उसका प्रभाव पूरे समाज पे क्या फैल रहा है, ये अपन अपने ही एक्सटेंडेड एक मित्र गणों में अभी देख पाए। तो जस्ट अभी ध्यान आया तो मैंने कहा आप लोग से शेयर करूं। तो बड़ी दयनीय दशा है ना। हम बड़े बिल्कुल। फॉर्चुनेट है कि हमको कुछ ऐसा विचार मिला है तो हम कुछ कुछ चीजों को देख पाते हैं। अभी खुद कितना हो पाए ये तो पता नहीं, लेकिन देख तो पाते ही। हम्म, जी, आई होप ये रेलेवेंट था जो मैंने शेयर किया। बिल्कुल रेलेवेंट भैया, बिल्कुल आ, ऐसा ही देख रहे हैं अपने आसपास में। हाँ दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ जी, मैं भी इसमें कुछ जोड़ना चाह रही हूँ। मेरी ऑब्जर्वेंस में ये आया कि जो अभी भैया ने शेयर किया कि गर्ल्स को मतलब प्रमोट करते हैं हम कि करियर लो, करियर इम्पोर्टेंट है, और एज हो जाती है, शादियां नहीं होती, तब तक हमारे माइंडसेट एक फिक्स्ड हो जाते हैं, है ना। उसके बाद हम बज नहीं करते उस हमारा एक। अब आप ये सोचिए, एक बच्चे को जब, अब ये मैं दोनों जेंडर्स के लिए बोल रही हूँ, बॉय एंड गर्ल, जब हम इनको बाहर 12th के बाद भेजते हैं, अधिकतर 12th के बाद कॉलेज के लिए भेजते हैं, ये सारे डिसीजंस खुद लेने शुरू कर देते हैं, घरों में बात नहीं करते, है ना। और शायद हम भी इतने बिजी हो जाते हैं बच्चों को भेज के कि हमारे पास भी समय नहीं होता इनसे बात करने का। ये जब खुद डिसीजंस लेने लग जाते हैं तो उसके बाद ये दूसरे की सुन नहीं सकते। ये मैंने बॉयज में भी देखा है और गर्ल्स में भी बहुत जोर से, मतलब अब तो दिखने लगा है हर जगह, है ना। हर घर में ये स्थितियां बन रही हैं। अब हमारे घर में एक शादी हुई है, अ, गुड़गांव में, कपल रहने, नागपुर के ही हैं दोनों और गुड़गांव में रहने गए हैं। अब लड़की की जॉब पूना में है, तो वो पूना में, वो 2 महीने तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दे दिया, अब बोल रहे हैं पूना आओ। अब वो 2 महीने की शादी में पीजी में रह रही है पूना। अब उन्होंने घर खरीदा हुआ है, उसकी ईएमआई है। आप ये देखिए, जबकि दोनों बच्चों के पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट, सब कुछ बढ़िया, है ना। और बच्चे नहीं रहना चाहते नागपुर में। ये हम क्या, अब ये आप बताइए, 2 महीने की मैरिज में बच्चे इस तरह से रह रहे हैं। अब ये हॉस्टल ही हुआ ना भाई, आप पीजी में रह रहे हो, क्या है वो। फिर से आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए। अब आप हस्बैंड थोड़े टाइम और ऐसा रह लोगे तो आप हस्बैंड से भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और घर देखिए, 3 घर हो गए, मतलब एक लड़की के माँ बाप का घर नागपुर में, लड़के के माँ बाप का घर नागपुर में, और दूसरा गुड़गांव में, चौथा अब पूना में। ये हम मतलब देख के अफसोस आता है कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। और सब जने पीछे पड़े, नहीं करियर नहीं छोड़ना, जॉब नहीं छोड़ना, क्योंकि जॉब मिलेगी नहीं दोबारा। मैंने कहा सारा कुछ तुम्हारे घरों में है, तुम्हें दिक्कत क्या। मतलब मुझे सच में कभी कभी ताज्जुब लगता है कि हमने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह से। हमारी एम्बिशंस हम बच्चों से पूरी करवा रहे हैं। ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल ऐसा ही है दीदी, यही ऑब्जर्वेशन हम सबकी है। हम सब मोर और लेस यही ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं और बहुत पेनफुल सिचुएशंस हैं। और इसी कारण से मतलब अब शिक्षा में इंटरवीन करने की बहुत हम में मतलब एक तीव्रता बन भी रही है। क्योंकि शिक्षा वो जगह है जहाँ पर अभी हम ये सोचें कि फैमिली की कैपेसिटी में, जैसे किसी समय तक ये बिलीव किया जाता था कि जैसे एक फैमिली मतलब किसी बच्चे को शेप फैमिली करती है, लेकिन अब वो फैमिली की रीत से निकल गया बच्चा भी। क्योंकि फैमिली मेंबर्स का भी सेटअप कुछ ऐसा हो गया, वो भी खुद भी करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, वो भी अपने बच्चे को फोर्स करते हैं और फिर किसी समय के बाद वो बात हाथ से निकल जाती है। तो ऐसा करते करते अब ये बिल्कुल साफ विजिबल है कि ये फैमिली के रीच में तो रहा नहीं है। अब ये मतलब शिक्षा इसमें बहुत एक बड़े लेवल पर इंटरवीन करे, जितना विकास मूल्य शिक्षा के जरिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा मुझे तो रोल लगता है हायर एजुकेशन का, क्योंकि ये उधर से कंट्रोल होगा तो कुछ युवा पीढ़ी से कंट्रोल कुछ लगेगा तो बात बनेगी। मतलब हर डायरेक्शन से हो रही है एफर्ट तो, लेकिन उधर से ज्यादा फोर्स लगने की जरूरत है हायर एजुकेशन से। और यही हमारा हाँ, प्रयास है ना दीदी, एक ऐसा ही है ना। इस हाँ, एक दीदी इसमें बात, अभी मेरी कल परसों किसी से बात हुई, हम्म। और वो बुल्ढाना के ही हैं, और वो काफी अच्छी निटिंग करते हैं, है ना, खाना भी अच्छा बनाते हैं। और बुल्ढाना में पानी की काफी किल्लत है, तो उसके बावजूद वो काफी अच्छे से मैनेज करते हैं। और मैंने पूछा बिटिया क्या कर रही है, तो बिटिया ने अभी 10th का एग्जाम दिया है शायद, या 12th का दिया, और वो नीट के लिए तैयारी कर रही है। तो मैंने कहा जितना टैलेंट आपके पास है, ये तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब वो, जब मैं भी उनके घर गई थी तब मैंने भी देखा था कि बच्चे स्कूल से आते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, रात को 9-10 बजे आते हैं।
अब ये स्थिति अगर हम मान लीजिए हम 8वीं स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, क्योंकि या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अब कंपटीशन इतनी ज्यादा है। खैर अभी तो इंजीनियर्स को भी जॉब नहीं मिल रहे, आज ये स्थिति तो आ ही गई है। डॉक्टर्स की जॉब्स तो कम से कम नहीं जाएंगी, क्योंकि वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हम बीमार हो ही रहे हैं। बट मेरा ये देखने में आ रहा है कि मतलब हम सिर्फ वही जो शिविरों में कहा जाता है कि भाई मैं और मेरा करियर और काम खत्म, मुझे आगे किसी चीज से मतलब नहीं है। तो ये अगर हम बचपन से इतना करियर ओरिएंटेड करा देंगे 8वीं स्टैंडर्ड से, कि स्कूल और ट्यूशन, ये बच्चे को ना खाना बनाना आएगा, ना परोसना आएगा, ना रहना आएगा। फैमिली में रहेंगे कैसे जब ये देखिए, सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग या संडे जिस दिन आपकी ट्यूशन नहीं है उस दिन आप घर में रहते हैं, उसमें आप क्या सीख लेंगे? आप घर में रह के भी अजनबी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मुझे अब ये लगने लगा है कि ये हम कर क्या रहे हैं। बीच में तो चल रहा था कि बिल्कुल बचपन से ही आईआईटी ट्रेनिंग करवा दो, ये भी एक सुनने में आई थी बात नागपुर में, पता नहीं और कहीं है कि नहीं ऐसा। तो बच्चों को हम क्यों बांध रहे हैं इतना, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका। मेरे पास मतलब मैं कई दफा देखती हूँ और हताश हो जाती हूँ कि दीदी अब हताश होने की जरूरत नहीं, अब हम एक ऐसे ग्रुप के सदस्य। हाँ, डेफिनेटली ये बात तो सही है, बट अभी जो पीढ़ी जो खराब हो रही है वो तो दिख रहा है ना सामने। बिल्कुल दीदी, पेनफुल तो है ही, हम्म। इसमें कोई। जी नरेश भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज है काफी देर से। हाँ, एक और मतलब इसका अपोजिट मैं शेयर करना चाह रहा था, जो मैंने अभी शादी वाली घटना बताई। और एक हमारी फैमिली में एक बिटिया है जो कि एक समय रहते एक जो होता है ना, एक एज में, एक अप्रोप्रिएट एज में शादी हो जानी चाहिए, ये भी एक बात कहते हैं। तो वो अनफॉर्चुनेटली करियर को लेके थोड़ा सा सीरियस थी, तो एक अप्रोप्रिएट एज में शादी नहीं हो पाई। अब उसकी एज लगभग 35 हो गई है। शी इज अर्निंग वेल, है ना, 50-60 लाख रुपए का पैकेज है, आराम से 3-4 लाख रुपए 5 लाख महीने का कमाती है। अब शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि ऐसा लड़का एक तो उससे ऊपर का चाहिए। अब वो जो मेल ईगो वाली बात आ रही है कि लड़की कैसे मुझसे ज्यादा कमाए, तो वो अब उस तरह के मैच मिलने मुश्किल हो रहे हैं। जबकि वो लड़की बिल्कुल ऐसी है, वो अपना करियर वरियर सब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, लेकिन अब वो एक एज आ गई, तो अब वो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बन बन पा रही है, तो वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे माँ बाप, है ना। और मतलब ये बिल्कुल एक्सट्रीम दूसरा वो है कि वो घर बसाना चाहती है, लेकिन वो जो कहते हैं ना, पुरुष प्रधानता वाला एक भाव है समाज में, तो वो अब उसकी शादी को आड़े आ रहा है। वो तैयार है कि कोई उससे कम कमाने वाला भी मिल जाए, कोई बात नहीं, लड़का अच्छा हो, फैमिली हो, लेकिन जो लड़के हैं उनको ये स्वीकार नहीं है। उनको लगता है कि वो हमारी पत्नी हमसे ज्यादा कैसे कमा लेगी। तो ये एक अलग तरह की समस्या जो है वो दिखाई दे रही है। जस्ट वांटेड टू शेयर। बिल्कुल भैया, स्प्रेड हमको बहुत अब बहुत ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले तो ये होता था कि बहुत एक लंबे समय के बाद कोई कोई इश्यूज, कोई कोई प्रॉब्लम्स हमको ऑब्जर्व होती थी। अब तो ये एक तरह से चेन रिएक्शन जैसा हो गया है। ऐसा सीन डे बाय डे हमारे ऑब्जर्वेशन में भी आते ही रहते हैं। बिल्कुल भैया ऐसा ही है। जी हमारा टाइम भैया 10:30 तक का है क्या? रीना दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं और जिगर भैया भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी रीना दीदी और जिगर भैया। जी दीदी हाँ जी। एक जी पहले रीना दीदी बोल लीजिए, हाँ जी, उसके बाद जिगर भैया बात करेंगे। हाँ जी दीदी अभी जो चर्चा चल रही है उससे कुछ चीजें और ध्यान में आई हैं, क्या ये भी उसमें आ सकता है? जैसे अभी सेल्फ में अगर देखें तो या तो इस मानने के स्तर पर देखें तो या तो स्त्री के रूप में मान रहे हैं, पुरुष के रूप में मान रहे हैं, अमीर के रूप में मान रहे हैं, गरीब के रूप में मान रहे हैं, या किसी विशेष जाति संप्रदाय
के रूप में अपने आप को स्वीकार रहे हैं। तो इसका एक प्रभाव ये देखने के लिए, क्योंकि गांव स्तर पे मैंने देखा है जो जाति वाला प्रभाव है, मतलब जो भेदभाव वाला भाग है वो हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है गाँव में, तो कुछ जगह पर तो ऐसी स्थितियां रहती हैं कि विशेष जाति के लोगों को साथ में बैठाया भी नहीं जाता है, अभी भी ये स्थितियां दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार की जो मानने के स्तर पर है कि हम ये हैं, हम वो हैं, जो विशेष चाहे धर्म के रूप में कहें, जाति या संप्रदाय के रूप में, तो वो भी एक भाग दिखाई देता है। और दूसरा भी भाषा को लेकर के भी दिखाई देता है कि भाषा के लिए कि यदि जो स्थानीय भाषा है उसको, उसमें यदि कोई बात करता है, या फिर मुख्य रूप से आजकल इंग्लिश का प्रभाव ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तो अगर कोई उस तरीके से बात करता है तो उसे अच्छा मानना या फिर उसको स्वीकार करने वाला भाग भी एक तरीके से समाज में दिखाई देता है। क्योंकि बच्चों में भी ये चीज देखने के लिए मिलती है कि अगर जो स्थानीय भाषा का उपयोग या बोली का उपयोग करते हैं तो उसको बच्चे जल्दी स्वीकारते नहीं है, या फिर एक मानसिकता बन गई है कि ऐसी स्थानीय बोलियों को ना तो हमको सीखना है ना बोलना है। ये इस तरीके की भी चीजें हमको दिखाई देती हैं। जी दीदी। हाँ बिल्कुल दीदी, बहुत मतलब एक अलग वाले पहलू पर आपने प्रकाश डाला। मतलब अब हमको सेल्फ और पर्सनैलिटी का एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से किस किस तरह के इश्यूज हमको आ रही हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी में, क्या क्या उनका स्प्रेड देखने को मिल रहा है। तो ये आप सभी ने जो शेयर किया, बहुत मतलब एक अलग अलग उसको हम एक दृश्य दिखाता है, और वो दृश्य बड़ा पेनफुल है। लेकिन उम्मीद ये है कि अब हमारे पास एक दर्शन की रोशनी है, जिसकी रोशनी में हमको समाधान नजर आ रहे हैं, और हम हमको दिख रहा है कि हम शिक्षा में इंटरवीन करके कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इसको यथासंभव इन चीजों के समाधान प्रस्तुत कर सकें। तो ऐसी भी संभावना हमको दिखाई देती है। बिल्कुल, तो मैं तो इसमें काफी आशान्वित हूँ। जी भैया, जिगर भैया, आप भी। हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी भैया। जी नमस्ते सभी को। लास्ट वीक मेरा अध्ययन सत्र होने से हमने जुड़ नहीं पाया, तो आरती दीदी हमने ऐसा कोऑर्डिनेट किया था कि इस वीक में वो नहीं रह पाएंगे, तो उस तरह मैं थोड़ा अपडेट ले रहा था। तो ये जो सेल्फ एंड पर्सनालिटी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, ऐसा ही था ना ये इसमें? हाँ भैया, हाँ हाँ जी। जी 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 जी। तो मैं तो उसको ऐसे ऑब्जर्व कर पाएगा, एक तो अपने आसपास ऑब्जर्व करना, और जो रोल मॉडल सभी है उसमें क्या है। ओवरऑल मुझे तो ऐसा लगा कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम कह रहे हैं, उसमें भी नार्सिस्टिक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मतलब मैं ही हूँ, अपना कंफर्ट जोन, अपना ये व्यक्तिवाद जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। लोग शादियां तोड़ रहे हैं या जोड़ भी रहे हैं, तो उसका कारण ये कंफर्ट जोन, तो उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये अपने आप को जो पर्सनालिटी में ये अपने लिए जो एक वो बना लेना कंफर्ट जोन के, ये करना ये नहीं करना, और वैसा व्यक्ति मिलता है तभी हम जुड़ पाते हैं एग्जैक्ट वैसा। इसलिए लोग, ये वाला मैरिज वाला जो इशू हमारे भी यूथ कैंप में आया था, तो ये लगा मुझे ओवर थिंकिंग भी है जो बहुत ज्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर में दिख रहा है अभी। तो व्यक्तिवाद तो अपनी चरम सीमा पे ऐसा लगता है अभी। तो ये ही एक मूल कारण है जो लोगों को आगे संबंधों में बढ़ने का विश्वास नहीं दे पा रहा, मतलब मैरिज भी नहीं करने का। और कल ही मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था, ये जो एक मतलब जो रोल मॉडल कैसे प्रभावित करते हैं उसका एग्जांपल। अपने भारत में एक कंपनी है जीरोधा करके, उसके फाउंडर है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया कि मैं 20 साल बेबी सिटिंग में वेस्ट नहीं करूंगा, मतलब बच्चा पैदा नहीं करना है ऐसा। तो एक तो शादी नहीं करना, शादी कर दी है तो फिर साथ में नहीं रहना, लिव इन सिचुएशनशिप, और फिर आगे हो भी गए तो बच्चा ही नहीं करना है। तो ये सारे इश्यू मुझे फिर लगे उसमें। फिर जो करियर वाला जो सबने बताया, ये बहुत है कि 20 साल में क्यों वेस्ट करूँ, उसमें अपनी करियर पे फोकस ना करूँ। तो ये पर्सनालिटी में इतना गहरा वुवन हो गया अंदर, मतलब वो घुल मिल गया है।
हम अपने सेंट्रिक ही हो गए, तो अपने से किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चाहे वो शादी में हो या बच्चे के मामले में हो। तो ये कंसर्न्स है अभी, ये दिख रहे हैं। और ये व्यक्तिवाद जो है उसको कैसे खत्म किया जाए, या उसको कैसे, ये एक तरह से हमको बोलेंगे कि ये कैसे घुल मिल जाएगा, तो इसका एक रास्ता तो दिखता है मध्य प्रदेश में कि कैसे वो परिवार वाली भूमिका जो है या संबंधों में जीने का विश्वास। अल्टीमेटली मानव संचेत हमारी मनोविज्ञान को पढ़ के ही रखता है कि आदमी को संबंधों में जीने का विश्वास जो है पैदा हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो ये सारे जो है ऑर्डर डिसऑर्डर से इसको हम लोग एड्रेस कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे पास सॉल्यूशन है। बस मुझे इतना ही कहना। बिल्कुल भैया, बहुत मतलब अच्छा, जैसा कि शालिनी दीदी काफी पेन में थी कि और पेन है ही, ये सिचुएशंस पेनफुल तो है ही, पर हमको मतलब समाधान की रोशनी है, ये हमारे लिए एक आशा की किरण है। और इसको हम कैसे मतलब हायर एजुकेशन में इसको इंट्रोड्यूस करना, ताकि हम इन इश्यूज को, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए, क्योंकि अब ये फैमिलीज की रीच में नहीं रहा है, क्योंकि फैमिलीज खुद भी कहीं ना कहीं इनका शिकार हो गई है, खुद ही शिकार हो गई है। सेल्फ और पर्सनैलिटी का फंडा हमको ही क्लियर नहीं है, तो फिर वैसा ही हम अपने बच्चों को जाने अनजाने में उनको वही डिलीवर करते हैं, और वो उनको जब बैठ जाता है, जब उनके रिजल्ट ऐसे भयावह रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, तो फिर हमको मतलब परेशानी होती काफी, और तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो ऐसा ही बहुत मतलब एक पेनफुल सीन ऑब्जर्वेशन हम सबकी है ही। अब हमको करना क्या है, अब हम नेक्स्ट अपना टास्क लेंगे। नरेश भैया फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बार अपनी बात पूरी करती हूँ भैया, फिर आप शेयर कीजिएगा। मैं मतलब थोड़ा सा अगली मीटिंग के लिए एजेंडा सेट कर देती हूँ, कि जैसे आज हमने ओरली शेयर किया है सारी चीज़ों को, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को, तो हमसे एक्सपेक्ट ये है कि जैसे आरती बेटा जी ने पिछली वर्कशॉप में कि हम अपने राइटअप्स के साथ आएंगे, तो आज हमने वर्बली शेयर की है अपनी ये जो इश्यूज, अपने ऑब्जर्वेशंस जो कि सेल्फ एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं। अब हम इनको राइटअप फॉर्म में लेकर आएंगे, इन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को, जो कि सेल्फ एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम अपने राइटअप के साथ होंगे, और फिर हम इसको और अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, किसी और एंगल से भी उन पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग में राइटअप के साथ होंगे। हाँ जी, नरेश भैया कुछ कह रहे हैं? जी दीदी, मैं जो आपने बोला राइटअप के साथ, तो वही मैं थोड़ा एक प्रस्ताव रखना चाह रहा था कि आज कुछ चीज़ें अपन ने पॉइंटेड बात करी, और कुछ समाज में जो इश्यूज हैं उन पे अपने अपने ऑब्जर्वेशन रखे। तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ही, तो अगर ग्रुप में कोई एक दो लोग मिलके इन समस्याओं को कुछ पेन डाउन कर सके कि ये गैप्स अपने को समाज में दिखाई दे रहे हैं करंट में, तो ये अच्छा रहेगा आगे के लिए, सभी लेखक समूह के लिए पॉइंटर्स मिल जाएंगे ये। तो गैप फाइंडिंग वाला जो हमने एक वो बात करी थी, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर बुलेट्स में भी ये बना दें, तो मेरे ख्याल में 2-3 पेज का मसाला है इसमें जो आज हमने बात की। हाँ तो बिल्कुल इसको भैया। अलग अलग एंगल से जो है ना, कुछ लोग अगर लिख लें, तो मुझे लगता है वो गैप फाइंडिंग या जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आइडेंटिफिकेशन वाली बात थी, है हाँ ना, जी। वो उस दिशा में कुछ लिखित हमारे पास हो जाए, तो कुछ स्टडी मटेरियल रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भैया, तो हम में से सभी कोशिश करेंगे, मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे। और क्योंकि जैसा हम राइटअप लिखेंगे, तो किन्हीं बातों पे मेरा ध्यान जाएगा, किन्हीं पर आपका जाएगा, किन्हीं पर किन्हीं और का जाएगा, तो ऐसा, तो उसको लिख कर जल्द से जल्द हम इसको ग्रुप पे डाल देंगे। तो ऑडियो भी रहेगी हमारे पास में, और राइटअप भी, क्योंकि हम जो राइटिंग टास्क है वो तो हमारा प्राइमरी है ही, और फिर आगे कैसे हम इस सिलेक्टिव में अपने को प्रोसीड कर पाएंगे, तो ये भी एक बढ़िया वो होगा। और एक चीज और मैं रेफरेंस के लिए बताना चाह रही थी, जैसे सेल्फ और पर्सनैलिटी को हम कैसे डिफाइन करें, ये तो मुझको भी बहुत क्लियर नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा, आरती बेटा जी ने 10 महीने पहले थोड़ा सेल्फ एंड पर्सनैलिटी वाली प्रेजेंटेशंस डाली थी यूट्यूब पर, तो मैंने उनमें से एक को देखा है अभी,
तो उसमें मुझे जैसे बेटा जी ने जिस आउटलुक से उन चीज़ों को परसीव किया है और उसका किस तरीके से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और कैसे उसको एजुकेशन में अपने सेल्फ और पर्सनैलिटी वाले इलेक्टिव में उसको इंटीग्रेट करना, तो ये काफ़ी एक इंस्पायरिंग वीडियो मुझे लगी। तो मैं उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी और नेक्स्ट मीटिंग से पहले, और मैं चाहूंगी कि वो वीडियोस हम देख कर आ जाएं जो कि आरती दीदी ने 10 महीने पहले डाली थी। तो काफ़ी उन्होंने सेल्फ और पर्सनैलिटी पे एक्सप्लोर किया हुआ है। तो अपने राइटअप के साथ और ये जो वीडियोस भी शेयर कर दूंगी मैं, तो इसके साथ में भी। और मुझे लगता है आप में से किसी ने देखी भी होंगी शायद वो इससे पहले। ओके, नहीं भी देखी होंगी तो अभी उसको लिंक मैं सेंड कर दूंगी, तो हम देख लेंगे। मुझे काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी वो, और हमारा आगे का जो पाथ क्लियर होगा और उससे और हमको एक गाइडेंस मिलेगा आगे हम कैसे प्रोसीड करें, तो उसके दिशा में वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशंस हैं। उसमें से 2 प्रेजेंटेशन आरती बेटा की है और 2 या 3 प्रेजेंटेशन मंजू दीदी की है। तो मंजू दीदी वाली तो मैंने अभी देखी नहीं है, आरती बेटा वाली देखी है अभी। तो वो दोनों मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसको देखिएगा, और तब तक हम ये गैप फाइंडिंग वाला और डॉक्यूमेंट करने वाला काम इसको करके हम ग्रुप पे शेयर कर दें। जी, अब मीटिंग समापन करें या थोड़ा और 10:30 तक चलाएं, क्या क्या विचार है सबको? समाप्त कर सकते हैं दीदी। हाँ, क्लोज कर सकते हैं। हाँ जी, जी क्लोज करें, है ना। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अपने अपने एंगल से ऑब्जर्वेशंस को रखा, और नेक्स्ट मीटिंग में हम थोड़ी और तैयारी के साथ आएंगे। अपने जो हमने गैप आइडेंटिफाई करेंगे हम इन 1-2 दिन में, उसको पूरा ग्रुप पे डाल भी देंगे, और फिर उन वीडियोस को भी देख लेंगे, तो ताकि हम आगे के लिए और एक 2-4 फर्दर स्टेप्स ले सकें। इस तैयारी के साथ हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को।